हेलो दोस्तों, मेरी प्यारी सभी बहनों। मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जो भी महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कक्षा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और आज ही आया है कि संभावित तिथि जो है जनवरी 2025 में हमारी यह परीक्षा पूर्ण होने वाली है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आइए जानते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है हमारा, गर्भवती माता के आहार में विटामिन के की कमी से किसका खतरा हो सकता है? तो इसके ऑप्शन है कम वजन का शिशु, दूसरा ऑप्शन है नवजात शिशु में रक्तस्राव, तीसरा ऑप्शन है श्वसन संबंधी परेशानी और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन की कमी। यदि गर्भवती माता में विटामिन के की कमी होगी तो क्या होगा? पहला ऑप्शन जो हमारा है करेक्ट आंसर वो क्या होगा? नवजात शिशु में रक्तस्राव। हमारे विटामिन के का कार्य क्या है? हमारे शरीर में क्या करता है? वो रक्त का थक्का जनने में सहायक होता है। किंतु गर्भवती माता के शरीर में विटामिन के की कमी होगी तो क्या होगा? नवजात शिशु में रक्तस्राव का अधिक हानि होगी, खतरा बढ़ सकता है। इसलिए गर्भवती माता को क्या करना चाहिए? हमेशा पोषक तत्वों को ग्रहण करते रहना चाहिए और हमेशा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भोजन के द्वारा प्रोटीन के माध्यम से नाइट्रोजन की ली गई मात्रा उत्सर्जित मात्रा से अधिक हो तो क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है धनात्मक नाइट्रोजन संतुलन, दूसरा ऑप्शन है ऋणात्मक नाइट्रोजन संतुलन, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन संतुलन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यदि प्रोटीन के माध्यम से कोई हम भोजन लेते हैं, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है तो क्या होगा? धनात्मक नाइट्रोजन संतुलन। क्या होगा? धनात्मक नाइट्रोजन संतुलन। क्योंकि प्रोटीन के जो अवयव होते हैं कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन मुख्य रूप से होता है, ऑक्सीजन होता है और क्या होता है? जल होता है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं? हमारे प्रोटीन में पाई जाती हैं। इसलिए नाइट्रोजन की जो मात्रा होगी उत्सर्जित क्या करेगा? अधिक मात्रा होगी तो धनात्मक नाइट्रोजन संतुलन होगा। क्या होगा? धनात्मक नाइट्रोजन संतुलन। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कार्बोस के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? हमारा हमसे पूछा है यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? पहला ऑप्शन है माल्टेज, दूसरा ऑप्शन है सुक्रोज और तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कार्बोस का जो पाचन करने में जो सहायक एंजाइम है वो कौन सा है? हमारा माल्टेज भी है और सुक्रेज भी है। माल्टेज क्या करता है? सुक्रेज क्या करता है? उसे हमारे जो मोनो कार्बन कार्बन वो है उसमें कन्वर्ट कर देता है। इसलिए क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर? उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है हमारा, प्लेटलेट्स की कमी से खालिस्तान रोग होता है। तो प्लेटलेट्स की कमी से, प्लेटलेट्स क्या है हमारे शरीर में? हमारे शरीर में प्लेटलेट्स जो है हमारे ब्लड में होता है। क्या क्या होता है हमारे ब्लड में? आरबीसी होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, क्या होता है? डब्ल्यूबीसी और होता है प्लेटलेट, जिसे हम क्या कहते हैं? बिम्बाणु के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? बिम्बाणु के नाम से भी हम जानते हैं। इसकी कमी से जो रोग होता है वह होता है डेंगू। कौन सा रोग होता है? डेंगू। यदि प्लेटलेट्स बहुत अधिक मात्रा में कम होंगी तो हमें डेंगू रोग होने की संभावना अधिक होती है। फिर हमें कीवी और जैसे पपीता के पत्तों का रस, नारियल पानी, ये सब चीज़ें आवश्यक होता है डेंगू से बचने के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, डेंगू में और किससे होता है? एडिस मच्छर के काटने से। किससे होता है? एडिस मच्छर के काटने से डेंगू रोग होता है और प्लेटलेट्स कैसी हो जाती है? उसमें कम हो जाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संक्रामक रोगों से बचाव का मुख्य उपाय है। पहला ऑप्शन है प्रातः टहलना, दूसरा ऑप्शन है धूप में बैठना, तीसरा ऑप्शन है पौष्टिक आहार लेना और चौथा ऑप्शन है टीके लगवाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? संक्रामक रोग क्या है? संक्रामक रोग से बचाव का मुख्य उपाय क्या होगा? यदि संक्रामक रोग हो गए हैं तो हमें टीके लगवाना। क्या लगवाना? टीके लगवाना। जैसे अभी हमारे यहाँ 19 से 21 के बीच में बहुत अधिक खतरा किससे था? कोरोना से था। किससे था? कोरोना। कोरोना से हम इतने डर चुके थे और हमारे मतलब आसपास में इतनी दहशत हो गई थी, इतनी जानें गई हैं कि बहुत अधिक। तो हमने उसके लिए क्या किया? टीके लगवाए। कौन कौन से? दो, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। तो संक्रामक रोगों के बचाव के लिए क्या है? हमें टीके लगवाना आवश्यक है। अगला प्रश्न है हमारा, थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण का प्रमुख घटक है। क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण का प्रमुख घटक क्या है? तो पहला ऑप्शन है इसमें सल्फर, दूसरा ऑप्शन है आयोडीन, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम, चौथा ऑप्शन है क्लोरीन। तो थायरॉक्सिन जो हार्मोन है उसके निर्माण के लिए जो है हमारा आयोडीन क्या महत्वपूर्ण है? इसमें आयोडीन। आयोडीन
थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, खालिस्तान की कमी से गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। क्या है? यदि किसी पोषक तत्व की कमी हो जाएगी तो गर्भस्थ शिशु के जो मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं वो कैसी हो जाएंगी? नष्ट हो जाएंगी। इसलिए क्या आवश्यक है, आइए जानते हैं। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है विटामिन, तीसरा ऑप्शन है खनिज और चौथा ऑप्शन है वसा। तो जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं कौन कौन से? विटामिन और वसा, सॉरी विटामिन है और क्या है? खनिज है। क्या है? खनिज। ये हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं किंतु सूक्ष्म मात्रा में। यदि इसकी कमी हो जाए, किसकी? विटामिन। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विटामिन। यदि विटामिन की कमी हो जाए तो गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं वो कैसी हो जाएंगी? नष्ट हो जाएंगी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा रोग अनुवांशिक रोग है? पहला ऑप्शन है काली खांसी, दूसरा ऑप्शन है हीमोफीलिया, तीसरा ऑप्शन है एनीमिया और चौथा ऑप्शन है प्लेग। तो इस प्रश्न का जो अनुवांशिक रोग है वो किससे होता है? हीमोफीलिया से। किससे होता है? हीमोफीलिया से। एनीमिया होता है खून की कमी, मतलब हमारे शरीर में आरबीसी की कमी हो जाए तो क्या होगा? पर्निशियस एनीमिया हो सकता है या फिर मेगाब्लास्टोसिस एनीमिया हो सकता है। मेगाब्लास्टोसिस एनीमिया किससे होता है? विटामिन बी9 की कमी से। और पर्निशियस जो होगा विटामिन बी12 की कमी से होता है। काली खांसी हमारी पर्टिशियस खांसी है, इसे 100 दिन की खांसी के नाम से भी जानते हैं। और यह किससे होती है? विषाणु के द्वारा होती है। और प्लेग, प्लेग किससे होता है? चूहों के द्वारा। किससे होता है? चूहों के द्वारा। इतने फैक्ट आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आइए अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन का आवश्यक तत्व है। पहला ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा ऑप्शन है आयरन, तीसरा ऑप्शन है हमारा आयोडीन और चौथा ऑप्शन है पोटेशियम। तो हीमोग्लोबिन जो है वह किसका आवश्यक तत्व है? आयरन का। किसका है? आयरन का। यदि हमारे शरीर में आयरन की मात्रा सही होगी तो हमारा हीमोग्लोबिन कैसा होगा? सही होगा। और एक महिला में हीमोग्लोबिन की मात्रा 11 से 15 के बीच में होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 12 से 15 के बीच में होना चाहिए। और पुरुषों में कितना होना चाहिए? 14 से 15 ग्राम के बीच में होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुपोषण के कारण होने वाला रोग है। तो इसमें पूछा है कुपोषण जो है उसमें कौन कौन से रोग होते हैं। पहला ऑप्शन है क्वाशियोरकर, दूसरा ऑप्शन है क्षय रोग, तीसरा ऑप्शन है टाइफाइड और चौथा ऑप्शन है उनमें से कोई नहीं। तो कुपोषण के कारण कौन से रोग होते हैं? 2 रोग होते हैं जो महत्वपूर्ण है, एक क्वाशियोरकर और एक होता है मेरस्मस। कौन सा होता है? मेरस्मस। ये 2 रोग हैं जो किससे होते हैं? हमारे कुपोषण की कमी से। तो इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर क्या होगा? क्वाशियोरकर। अगला प्रश्न है हमारा, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है। पहला ऑप्शन है वृद्धि एवं विकास करना, दूसरा ऑप्शन है ऊर्जा प्रदान करना, तीसरा ऑप्शन है रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है ऊर्जा प्रदान करना। ये कितनी ऊर्जा प्रदान करता है? 4.1 किलो कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से हमें इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है। और वृद्धि एवं विकास के लिए क्या आवश्यक है? हमारा प्रोटीन। क्या आवश्यक है? प्रोटीन। और रोग प्रतिरोधक क्षमता का उत्पन्न करने के लिए हमें विटामिन की आवश्यकता होती है। किससे होती है? विटामिन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है हमारा, एक वयस्क महिला की प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? तो एक वयस्क महिला में प्रोटीन की जो आवश्यकता होगी वो कितनी होगी? तो वो होगी हमारी 55 ग्राम प्रतिदिन। कितनी होगी? 55 ग्राम प्रतिदिन जो है एक वयस्क महिला को प्रोटीन की आवश्यकता होगी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गर्भवती स्त्री के लिए लौह तत्व की आवश्यक मात्रा क्या है? पहला ऑप्शन है 38 मिलीग्राम पर डे, 26 मिलीग्राम पर डे, 44 मिलीग्राम पर डे और चौथा ऑप्शन है 45 मिलीग्राम पर डे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा 38 मिलीग्राम पर डे। कितनी है? 38 मिलीग्राम प्रतिदिन। कितनी है? 38 मिलीग्राम प्रतिदिन हमें इतनी आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है हमारा, वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? पहला ऑप्शन है हैजा, दूसरा ऑप्शन है चेचक, तीसरा ऑप्शन है प्लेग और चौथा ऑप्शन है रिकेटस। हैजा, हैजा को किस नाम जानते हैं? कोलेरा। ये और चेचक और तीसरा है प्लेग, ये चूहों से होता है। किससे होता है? चूहों से। चूहों से। और रिकेटस जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से होता है। और वायु जो है, वायु के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? चेचक। कौन सा है? चेचक। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का अनुमोदन वर्ष किया गया। पहला ऑप्शन है हमारा 1983, दूसरा ऑप्शन है 1978, तीसरा ऑप्शन है 1975, चौथा ऑप्शन है 1980।
तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो है कब आई थी? 1983 में। कब आई थी? 1983 में। और अभी कब आई है? 2002 में। यह 3 बार आ चुकी है। कितने बार आ चुकी है? यह 3 बार आ चुकी है। अगला प्रश्न है हमारा, किस बीमारी का टीका उपलब्ध नहीं है? पहला ऑप्शन है डेंगू, दूसरा ऑप्शन है खसरा, तीसरा ऑप्शन है टीबी, चौथा ऑप्शन है हमारा काली खांसी। तो किसका टीका उपलब्ध नहीं है? डेंगू का। किसका नहीं है? डेंगू का। टीबी का है, खसरे का है और काली खांसी का है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसव हेतु परिवहन उपचार योजना उपलब्ध है? पहला ऑप्शन है केवल महिलाओं के लिए, दूसरा ऑप्शन है केवल ST SC महिलाओं के लिए, तीसरा ऑप्शन है पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए, चौथा ऑप्शन है महिलाएं एवं बच्चों के लिए। तो प्रसव हेतु जो परिवहन उपचार योजना है वह केवल जो आदिवासी क्षेत्रों में पाई जाती है महिलाएं, सुदूर क्षेत्रों में, ST SC महिलाओं के लिए। किसके लिए है? ST SC महिलाओं के लिए प्रसव हेतु परिवहन उपचार योजना उपलब्ध है। अगला प्रश्न है हमारा, धूप से मनुष्य को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है विटामिन डी, दूसरा ऑप्शन है विटामिन सी, तीसरा ऑप्शन है हमारा विटामिन ए और चौथा ऑप्शन है विटामिन के। तो धूप से मनुष्य को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। क्या होता है? विटामिन डी। इसे हम क्या बोलते हैं? उससे बीमारी कौन सी होती है? रिकेटस। कौन सी होती है? रिकेटस। और यह इसे हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हार्मोन विटामिन। यह हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है और यह मनुष्य के शरीर में संश्लेषित हो सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कब प्रारंभ हुई? पहला ऑप्शन है 15 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 25 सितंबर 2004 और तीसरा ऑप्शन है 25 सितंबर 2008 और चौथा ऑप्शन है 15 सितंबर 2003। तो दीनदयाल कौन सी योजना? दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। ये कब हुई थी? 25 सितंबर 2004 में। कब हुई थी? 25 सितंबर 2004 में यह योजना शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, रोटा वायरस टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव करता है? पहला ऑप्शन है हैजा, दूसरा ऑप्शन है दस्त, तीसरा ऑप्शन है त्वचा रोग और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जो रोटा वायरस है वह किस बीमारी से बचाव करता है? हमारा दस्त। किससे होता है? दस्त से बचाव करता है। यह डायरिया से होता है। 1 से 5 वर्ष के बच्चों में, ये याद रखिएगा, 1 से 5 वर्ष के बच्चों में रोटा वायरस के द्वारा दस्त होते हैं और 5 वर्ष से अधिक बच्चे जो होते हैं उनमें नोरा वायरस होता है। क्या होता है? नोरा वायरस। और यह जीवाणु विषाणु से भी होने वाली बीमारी है। अगला है हमारा, राष्ट्रीय किशोरी शक्ति योजना से लाभान्वित होने वाली बालिकाओं की आयु वर्ग है। पहला ऑप्शन है हमारा 11 से 18 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 5 से 12 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 10 से 15 वर्ष। तो इस प्रश्न में क्या दिया है? राष्ट्रीय किशोरी शक्ति योजना। इसमें जो बालिकाएं की आयु होगी वो कितनी होगी? 11 से 10 वर्ष। कितनी होगी? 11 से 10 वर्ष। आइए बढ़ते हैं हमारे लास्ट प्रश्न की ओर। किस रोग के कारण स्त्रियों की कमर झुक जाती है? पहला ऑप्शन है मेरस्मस, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रोमलेशिया, तीसरा ऑप्शन है क्वाशियोकर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप प्रश्नों के जो ऑप्शन है वही देख के समझ जाएंगे कि इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा। मेरस्मस और क्वाशियोकर ये किससे होता है? कुपोषण से होता है। किसमें होता है? बच्चों में। और ऑस्टोमलेशिया जो होता है विटामिन डी, किसकी? विटामिन डी की कमी के कारण होता है ऑस्टोमलेशिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑस्टोमलेशिया। क्या होगा? ऑस्टोमलेशिया। यदि आपको हमारी कक्षा पसंद आई हो, यदि हमारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक करें। धन्यवाद।